जय हिंद। स्वागत है आपका आज के न्यूज़ सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम एक नया टॉपिक चला रहे हैं जिसका नाम है वित्तीय समावेशन। इसका पहला फर्स्ट पार्ट का वीडियो आ चुका है। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले इसके पहले वाले पार्ट का वीडियो देख लें, तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम इसके बाद के जो टॉपिक हैं, जो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ा चुके हैं, उसके बाद के जो टॉपिक हैं उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अगर हम देखिए तो वित्तीय समावेशन, इसके क्या परिभाषाएं हैं, क्यों जरूरी है, क्यों सरकार इस पर ध्यान देती है, भारत सरकार इस क्षेत्र में क्या क्या काम की है, ये कुछ टॉपिक हम लोग इसके पिछले वाली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के एक तरफ से कहा जाए क्यों, पहले वाली वीडियो पे ना एक बड़ा ही मजाकिया एक तरफ से कहा जाए कमेंट आया है। जैसे आपको पता है कि इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि हर क्षेत्र का बीमा होता है, किसी भी चीज का बीमा आप करा सकते हैं जोखिम से बचने के लिए। तो उसी में हमने बताया था कि आजकल गर्लफ्रेंड का भी बीमा हो रहा है। अगर किसी की छोड़कर भाग गई तो बीमा कंपनियां उनको क्या देती हैं, मुआवजा देती हैं, या उसको एक तरह से कहा जाए कि जोखिम वो करती है। तो किसी ने कमेंट किया है कि अगर मैं अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड्स का बीमा कराया होता तो आज मेरे पास पैसे ही पैसे होते। तो उस बबुआ के लिए एक संदेश है कि अगर तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होते ना तो कोई गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़कर नहीं भागती और तुम्हें एक ही लोगों को झेलना पड़ता। तो ये एक संदेश है। आई होप कि समझ जाओगे किस पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है। करियर पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, ठीक, पैसा बनाओ, सम्मान बनाओ, समाज में एक अच्छा इंसान बनो। कोई छोड़कर नहीं जाने वाला है, ये समाज आपकी कदर करेगा। और अगर आप ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं कर पाए काम में, जीवन में, या सबसे मेन है कि आपके पास इनकम अर्जित करने का कोई स्रोत नहीं है, तो समाज आपको सम्मान नहीं देने वाला। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो, आर्थिक सुधारों से पहले का ये पढ़ चुके हैं हम लोग। उसमें हम बताए थे कि कैसे एलआईसी की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और आपका क्या बोलते हैं आरआरबी की स्थापना, सीडबी और नाबार्ड जैसे विकास बैंकों की स्थापना करके हमने पहले ही वित्तीय समावेशन संबंधित कुछ प्रयास किए हैं। आज हम प्रयास आर्थिक सुधारों या 1991 के बाद के क्या सुधार हुए इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, या इस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये देखिए, एक है आर्थिक सुधारों के बाद 1991 के बाद क्या सुधार आए। उसमें से एक सुधार है किसान क्रेडिट कार्ड। ये एक योजना है 1998 में सरकार लेकर आई थी। किसानों को सरल या सहज तरीके से लोन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना आई गई थी। आज के डेट में इसमें किसानों को लगभग 3 लाख तक का ऋण मिल जाता है। एक एटीएम कार्ड के तरह एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसी और आसानी से लोन मिल जाता है। और इस योजना के तहत किसानों का 50,000 तक का बीमा कवर भी है कि अगर कुछ जोखिम में अगर उनको होता है या कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इस कार्ड के तहत उनको बीमा का भी कवर है। अगला देखें, अगला एक सरकार की पहल थी जीरो बैंक, जीरो पैसे में या जीरो बैलेंस में बैंक अकाउंट खोलने की ये परियोजना भी एक तरफ से कहा जाए कहीं ना कहीं समाज में वित्तीय समावेशन या बैंकिंग सेवाओं का विस्तार समाज में करने में काफी एक तरफ से कहा जाए सहायक सिद्ध हुई। अगला अगर देखते हैं कि अगला उसमें क्या था, अगला है नो फिल अकाउंट। 2012 में यह एक योजना आई गई थी, या एक परियोजना सरकार चलाई थी। इसके तहत क्या किया गया था, ऐसे दूर दराज के लोग जिनके पास उपयुक्त डॉक्यूमेंट नहीं हैं उनको भी बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट के जरिए कुछ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की यह परियोजना थी, नो फिल अकाउंट 2012 परियोजना। अल्ट्रा है आपका अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच परियोजना 2012। इस परियोजना के तहत क्या किया गया था, बैंक के जो अधिकारी हैं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो हफ्ते के या महीने के किसी निश्चित दिन में आसपास के दूर दराज क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। ये था आपका अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच परियोजना या कार्य योजना। अगला मॉडल है बीसी मॉडल, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल। इसमें क्या किया गया था, इसमें ऐसा किया गया था कि गांव के दूर दराज या किसी ऐसे पहाड़ी इलाके में, क्षेत्रों में जहां पर तकनीकी अवरोधक है, या जहां पर लाइट बत्ती नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जहां तक कहा जाए कि बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो वहां पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ध्यान में रखकर वहां पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का मॉडल को कहते हैं बीसी मॉडल। अब इसमें देखिए कैसे किया गया था। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि अगर कोई एक, जैसे हम अपने जिले की ही बात करें, ये हमारा जिला है मान लीजिए सिंगरौली,
ठीक, इस सिंगरौली के हेड क्वार्टर में ही अगर सबसे किनारे दूर दराज कोई गांव होगा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई भी गांव, इस गांव में अगर लाइट बत्ती हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या इस गांव में कुछ आबादी रहती है जिनके पास सुख सुविधाएं अभी नहीं पहुंच पा रही हैं अच्छे से, तो वहां पर बैंकिंग सेवाएं कैसे उपलब्ध कराई जाए? तो वहां का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसके आधार पर वहां पे लोगों का क्या किया जाए, बैंक अकाउंट खोला जाए, और उसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से क्या करें, वो लेन देन करें, समय पे अपना पैसा भी जमा कर दें और समय पे उससे पैसा ले लें। ऐसा इंसान वहां पे समाज में इस तरीके से प्रतिष्ठित या बड़ा होना चाहिए जिसका विश्वास वहां के आसपास के सभी लोगों पे होना चाहिए, या उसका विश्वास आसपास के लोगों में हो, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके भरोसे पैसे को जमा भी कर सकते हैं, पैसे को ले भी सकते हैं। इस मॉडल को कहते हैं एक तरफ से कहा जाए बीसी मॉडल। हालांकि आज के इस दुनिया में, या आज भारत जितना भी विकसित हो गया है या जितना भी प्रगति कर लिया है, ऐसे मॉडल अब बहुत ही कम क्षेत्रों में ही प्रचलित हैं। लगभग सब जगह हम बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने वाले हैं या पहुंचा जाया जा चुका है, ये चीजें हैं। अगला ही है स्वाभिमान स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या किया गया था, आरबीआई ने इसी वीसी मॉडल को लगभग 74-75 हजार क्षेत्रों में क्या किया गया था, फैलाव या वो करने का वो किया गया था। वीसी मॉडल, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वीसी मॉडल क्या है और यह बिजनेस आपके क्या बोलते हैं वित्तीय समावेशन में कितना सहायक सिद्ध हुआ है। अगला एक कार्यक्रम है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट हस्तांतरण। ठीक, इसके तहत क्या किया गया, 2013 में सरकार ने एक योजना लेकर आई, या एक तरफ से कहा जाए परियोजना लेकर आई। उनका कहना था कि अब जो भी सरकारी सहायता मिलेगी ये सीधा बैंक अकाउंट में ही मिलेगी, ऐसे नगद रूप में नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए आपको गैस सब्सिडी का क्या मिलता है, मतलब गैस पर सब्सिडी मिलती है, मतलब आपका गैस सिलेंडर अगर 900 का है तो 200 रुपए सरकार एग्जाम्पल के लिए आपके खाते में डालती है। ठीक इसी तरह आपको पीएम आवास के तहत पैसा मिलता है। ठीक इसी तरह अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना या छात्रवृत्ति योजनाएं या पेंशन योजनाएं, ये सब पहले जो हाथों हाथ कैश के थ्रू मिलता था या इस तरीके से दिया जाता था, ये सारी योजनाओं को अब समाहित करके किसमें डाल दिया गया है, आपके क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट के तहत, कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट होगा तभी ये मिलेगा, नहीं अदरवाइज ये चीजें नहीं मिलेगी। तो आप चाहे कितना भी इन योजनाओं को वो बोले कि लाडली बहना योजना या इस योजना में सरकार का पैसा ऐसी हो रहा है या फ्री में सरकार पैसा बांट रही है, लेकिन नहीं, फ्री में भले ही बांट रही है लेकिन इसके पीछे एक सरकार का ये भी उद्देश्य होता है कि कम से कम बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होने लगे, लोग बैंक के सेवाओं को यूज करने लगे, बैंक को समझें, बैंक की एक तरफ से उपयोगिता को समझें, धीरे धीरे उनमें बचत, निवेश, ऋण लेना और बीमा जैसी इस सुविधाओं का क्या करें, वो लाभ उठाएं। इसको भी सरकार बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आती है। तो ये थे भारत में प्रयास। कुछ प्रयास हम लोग इधर का देखते हैं कि पिछले 10 सालों में एनडीए की गवर्नमेंट ने क्या किया। एनडीए गवर्नमेंट मतलब एक तरफ से कहा जाए कि मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया। देखिए यहाँ पर कोई सरकार और कार की तारीफ नहीं है, कहीं ना कहीं एक अंदाजा और ये लगाया जाता है कि सेंट्रल और स्टेट में जिस पार्टी की सरकार होती है तो कुछ क्वेश्चंस ज्यादातर इन सरकार अपनी योजनाओं को ध्यान में लेकर पूछते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए ना तो कुछ आपके एग्जाम में कुछ योजनाओं का जो मेन चर्चा होगा, हाल फिलहाल की सरकार का जो योजनाओं की चर्चा होती है उसी का मेन चर्चा रहता है। तो अभी हम थोड़ा सा पिछले दशक का देखते हैं कि पिछले एक दशक में सरकार की कौन कौन से ऐसे प्रयास या पहल हैं जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में क्या किए हैं, कार्य किए हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले सरकार ने क्या किया है कि एनबीएफसी कंपनियों को बढ़ावा दिया। एनबीएफसी कंपनियां क्या होती हैं, देखिए ये एक ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक के तरह ही काम करती हैं, इनको कहते हैं एनबीएफसी संस्थाएं। जैसे एग्जांपल के लिए देखा होगा कि अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं और आपके पास डायरेक्ट कैश नहीं है तो आप ईएमआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और धीरे धीरे आप आपका उसका मंथली बाई मंथली पैसा दिया मतलब देते रहिए। तो ये जो सस्ता लोन या एक तरफ से कहा जाए सुलभ या आसानी तरीके से जो लोन उपलब्ध हुआ है या लोन प्रोवाइड किया गया है जिसके तहत आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, तो ये एनबीएफसी कंपनियां ही करती हैं। एनबीएफसी कंपनियां भारत में एक तरफ से कहा जाए लोन को देने, सरलता से लोन चुकाने, ये करने में काफी सहायक सिद्ध हुई हैं। आपको ये जानने में एक तरफ से कहा जाए कि आश्चर्य होगा कि भारत में बैंकों से ज्यादा ना एनबीएफसी लोन बांट दिए हैं। एनबीएफसी कंपनियां बहुत लोन बांट दी हैं, काफी लोन ये
कर ली हैं, लेकिन कुछ लोन एक तरफ से कहा जाइए जितना भी क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां होती हैं, अगर आप थोड़ा सा भी बैंकिंग सेवाओं का यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और क्रेडिट कार्ड अगर आप उपयोग करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेना और लोन चुकाना कितना आसान होता है। ये सारी चीजें कौन करता है? एनबीएफसी कंपनियां ही करती हैं। ठीक, एनबीएफसी को बढ़ावा दी है सरकार ने ताकि लोगों तक बैंकिंग सेवाएं या बैंकिंग सुविधाएं क्या है पहुंचे। अब इसमें उदाहरण के लिए बजाज फाइनेंस, आप इनके बारे में देखिएगा। फिर अगला है लघु एवं पेमेंट बैंकों को भी सरकार बढ़ावा दी है। लघु एवं छोटे बैंक जैसे आपके यहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, आपका एक तरफ से आरआरबी बैंक होता है, ये छोटे छोटे बैंक होते हैं जो छोटे से क्षेत्रों में कुछ सुविधाएं देने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह आपका क्या बोलते हैं पेमेंट बैंक, पेमेंट तरफ से कहा जाए कि डिजिटल भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पेमेंट बैंक के तहत ही आप देखेंगे फोन पे हो गया, आपका क्या बोलते हैं कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब बड़े आसानी से चल रहा है। यूपीआई हो गया, जिसके तहत व्यक्ति आसानी से बैंकिंग सेवाओं को एकदम अपने मोबाइल पर यूज कर रहा है, जहां जा रहा है वहीं स्कैन कर रहा है। यहाँ जैसे कहीं घूमने गया, अब वहां पे कुछ चीज पसंद आ गया, कैश नहीं है, तुरंत स्कैन, तुरंत पैसा ट्रांसफर, या तुरंत एक तरफ से कहा जाए सामने लेने वाले में भी झिझक नहीं कर रहा है और देने वाले में भी झिझक नहीं कर रहा है। ये सब कैसे अगर सुलभ हुआ है तो पेमेंट बैंकों में। पेमेंट बैंकों में बहुत सारे पेमेंट बैंक है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, हालांकि ये तो अब बंद कर दिया गया कुछ इनकी कुछ खराबियों के कारण। और आप देख सकते हैं अभी व्हाट्सएप पेमेंट बैंक निकला है, यूनो पेमेंट बैंक, जैसे बहुत सारे एक तरफ से कहा जाए कि पेमेंट बैंक आपके क्या बोलते हैं कि चल रहे हैं। पेमेंट बैंक की एक अलग ही खासियत होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे आप लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन आप नॉर्मल डेली यूज के लिए या मंथली यूज के लिए इसका आसानी से एक तरफ से कहा जाए वो कर सकते हैं। तो ये था आपके क्या बोलते हैं पेमेंट बैंक के कुछ अन्य पहल देखते हैं। देखिए सरकार ने एक और योजना लेकर आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक ना, इसके बारे में हमेशा नाम सुना होंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट, प्रधानमंत्री जन धन, देखिए वही है। इसके तहत ये देखिए ये 2014 में यह योजना लाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य था लोगों को वित्तीय समावेशन तक पहुंचाना, मतलब एक तरफ से कहा जाए लोगों तक बैंकिंग सेवाएं सुलभ एवं सस्ते दरों में या अच्छे से पहुंचाना। सबसे मेन उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। अब इसमें देखिए क्या किया गया था, इसमें सबसे मेन कई इसकी खासियत थी कि जीरो बैलेंस में खाता खोला जाएगा। ठीक ना, आप बैंकों में ऐसे जीरो बैलेंस बहुत देर तक रख नहीं सकते, नहीं तो आपके चार्जेस कटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, जीरो बैलेंस में खाता खोला जाएगा। अगला है इसमें 10,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या होती है कि आपके पास अगर पैसा 50,000 है और अगर आपको जरूरत है 60,000 की, तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब आसानी से लोन के तौर पे मिल जाएगा। बाद में उसको आप बिना ब्याज या कोई उसमें ब्याज नहीं लगेगा, आप उसको उतने ही जैसे चुका दीजिए। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा। जो भी आप पीएम जन धन अकाउंट खुलवाएगा उसको 10,000 तक का क्या मिलेगा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा। मतलब अगर उसके अकाउंट में 10,000 रुपया है और उसको जरूरत पड़ गई 20,000 की, तो वह निकाल सकता है। और अगर वह अकाउंट जन धन नहीं है, ऐसे ही जनधन ऐसे ही अकाउंट है और वो अपना ओवर से ज़्यादा पैसा मांगेगा, तो बैंकवा वाले फटकार लगा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं होगा। या एक तरफ से कहा जाए कि आप खुद ही झेले होंगे कि बैंकों का बिहेवियर कैसा होता है, वहाँ की एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होता है। वो कम से कम अगर आपके अकाउंट में अगर 1,000 रहेगा ना, उसमें भी अगर आप बोलेंगे कि 800 रुपया निकाल दीजिए ना, तो वैसे नज़र से देखेंगे कि क्या बोल रहे हो, जैसे उनकी किडनी मांग दिए हो। इस तरीके का जैसे एक तरफ से कहा जाए कि उनका बिहेवियर होता है। बट हो गया, जैसा भी है, हर कोई अपने यहाँ एक तरफ से कहा जाए कि काम देखता है। इसमें प्रावधान क्या है, 10,000 का ओवरड्राफ्ट सुविधा है, 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा है। जिसके पास पीएम जन धन अकाउंट होगा, अगर वह व्यक्ति किसी दुर्घटना में असमय मृत्यु या कुछ ऐसी दुर्घटना हो जा रही है, तो उस व्यक्ति को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा फ्री में सरकार देती है। इसके लिए कोई पैसा नहीं है, आपके पास जन धन अकाउंट है तो आपको फ्री में बीमा है। 30,000 तक का जीवन बीमा है। जीवन बीमा देखिए अलग होती है और दुर्घटना बीमा अलग होती है। दुर्घटना बीमा कब मिलेगी, जब कोई दुर्घटना होगी तब। जीवन बीमा मतलब ओवरऑल जब तक जिएगा, उसके बाद कुछ हो रहा है तो उसके तहत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट जनधन अकाउंट में आप पा सकते हैं। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो लगभग 42 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए हैं।
और जन धन अकाउंट में सबसे ज़्यादा अकाउंट अगर देखा जाए तो महिलाओं के खोले गए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। और भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 42 करोड़ सिर्फ जन धन अकाउंट है तो एक बहुत बड़ी बात है। सरकार की ये योजना काफ़ी जैसे इंपॉर्टेंट है, जो लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में, यहाँ तक उपलब्ध कराने में काफ़ी सहायक हुई है। आप भी पीएम जन धन अकाउंट के तहत कोई भी खाता खुलवाएं, ठीक ना, किसी भी बैंक में आप जाके खुलवा सकते हैं। बाकायदा आप बैंक में जाएं और बोले मुझे पीएम जन धन अकाउंट खुलवाना है, वो जो भी डॉक्यूमेंट देगा या जो भी फॉर्म देगा उस पर भर के आप ये खुलवा सकते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि पीएम जन धन अकाउंट के तहत जो अकाउंट आपको मिलेगा उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, तो आप भी अवश्य खुलवाएं। ठीक, ये चीज़ें हैं। अगला देखते हैं कि अगला सरकार का क्या प्रयास था। कुछ और प्रयास है। एक है जेम 3 परियोजना। जेम 3 परियोजना देखिए क्या है, इसके तहत ना सारे बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करके एक ऐसी परियोजना बनाई गई कि व्यक्ति आधार कार्ड से पैसा जमा कर सकता है और निकाल सकता है। आप देखे होंगे आपके आसपास अब शहरों में काफी एक तरह से कहा जाए कि प्रचलित है कि आधार सेवा केंद्र, ऐसे दुकान लगी होती है आधार सेवा केंद्र। तहत आप डायरेक्ट जाइए, अपना अंगूठा लगाइए, पैसा आप निकालिए, पैसा आप जैसे एक तरफ से कहा जाए डालिए। ये भी एक बैंकिंग सुविधाओं को ना दूर दराज क्षेत्रों में या एक तरफ से कहा जाए कि ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुत ही ज़्यादा बैंकों की डिमांड है और बैंक नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में ये आधार सेवा के तहत पैसा लेन देन वाली सुविधा काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई है। देश में वित्तीय समावेशन बढ़ाने में इसने भी काफ़ी अपनी भूमिका निभाई है। और कुछ योजनाओं के तहत सरकार वित्तीय क्या बोलते हैं कि वित्तीय समावेशन बढ़ा रही है। आपको खुद ये पता है कि अब सरकार जो भी योजनाओं के तहत पैसा देती है बैंक अकाउंट के तहत देती है, और बैंक अकाउंट जब व्यक्ति खुलवाने जाएगा तो वित्तीय समावेशन में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी योजनाएं या ये सारे एक तरफ से कहा जाए योजनाओं में आपका क्या किया गया है, सब में कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट की होने की अनिवार्यता सिद्ध कर दी गई है कि आपके पास बैंक अकाउंट होगा तभी आप इस योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, नहीं अदरवाइज इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब इसमें कौन है, देखिए पीएम जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान, छात्रवृत्ति योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, लाडली बहना योजना। अब इसमें एक तरफ से कहा जाए पीएम आवास योजना भी कह सकते हैं, ठीक ना। और जो भी एक तरफ से कहा जाए कि लोन लेना चाहता है, किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहता है तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर या बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं किस में आ गई हैं, ये कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन हेतु सरकारी प्रयास थे। ये जितने भी प्रयास हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये वित्तीय समावेशन हेतु सरकारी प्रयास हैं, जिसमें एक तरफ से कहा जाए कि समाज में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये काम की है। अगला कुछ प्रयास हम नीति देखते हैं कि सरकार की कुछ नीतियां भी हैं, ठीक ना। इस नीतियों के तहत भी वित्तीय समावेशन बढ़ाने का या उसके लक्ष्यों को प्राप्ति करने का सरकार ने एक टारगेट अचीव या टारगेट सेट किया है, उसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय नीति है जिसको 2019 में बनाई थी आरबीआई, इसको बनाया था आरबीआई ने 2019 से 2024 तक 5 सालों तक कुछ टारगेट रखा कि इस टारगेट में हम वित्तीय समावेशन को कहां तक लेकर जाएंगे, कितना लेकर जाएंगे और कैसे लेकर जाएंगे। ये सारी सुविधाएं आपको एक तरफ से कहा जाए आरबीआई ने इसमें की। अब आरबीआई इसको कैसे किया है, आरबीआई ने बोला है मार्च 2020 तक, आने वाले मार्च 2020 तक 5 किलोमीटर के हर पहाड़ी क्षेत्र को सुविधाओं से क्या करना है, वहां पे बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करनी है। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में भी बैंक पहुंचाने का इन लोगों ने टारगेट रखा था। हालांकि 2020 का रखा था, 2020 तक का जो पूरा हुआ होगा हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो सरकार इसको मर दी होगी कोरोना पर कि कोरोना आया था इसलिए टारगेट पूरा नहीं हुआ, इस तरीके का एक है। मार्च 2024 तक प्रत्येक वैक्स को मोबाइल बैंकिंग से जोड़ना है। मोबाइल बैंकिंग वैक्स मतलब 18 साल से ऊपर या उससे अन्य जो भी एक तरफ से कहा जाए कि व्यक्ति है, ये सब वैक्स में आते हैं। इन सबको किस पे जोड़ना है, मोबाइल बैंकिंग से जोड़ना है। ये इन्होंने टारगेट रखा था कब, मार्च 2024 तक। मार्च 2020 तक सभी को जन धन खाताओं से जोड़कर बीमा पेंशन की योजनाएं इन्हीं में प्रोवाइड करवानी है। ये भी इन्होंने एक टारगेट रखा था। कुछ और टारगेट देखते हैं कि और कुछ क्या टारगेट है। एक है मार्च 2020 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को विकसित करना है ताकि नागरिक वित्तीय संस्थाओं में लोन की
क्षमता ज्ञात की जा सके, लोगों की क्षमता ज्ञात की जा सकती है। ये थोड़ा सा इस पे देखिएगा। देखिए क्या आया था, मार्च 2020 तक ऐसी वित्तीय सेवाएं संस्थित करनी है या ऐसी संस्थाओं को गठित करना है जिससे व्यक्ति आसानी से बैंकिंग सेवाओं तक क्या कर सके, अपना एक तरह से कहा जाए क्षमता बना सके, जाए आराम से क्या बोलते हैं बैंकों में सुविधाओं को ले, ठीक ना, किसी की हेल्प लेनी ना पड़े। ये सब क्षमता विकसित करने की आरबीआई की यह नीति थी। इसको कहते हैं वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय नीति। कब से आई है? 2019 से 2000 एक तरफ से कहा जाए 24 तक। कुछ अन्य चीजें देखते हैं, ठीक ना। अगला एक टॉपिक है इसके आगे में, भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति क्या है। ये तो इसके पहले हम लोग पढ़े कि सरकार क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रहा है, या बैंक सेक्टर क्या कर रहे हैं, या आम इंसान इसके लिए क्या कर रहे हैं। अभी अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत में इसकी स्थिति क्या है। इतना सब करने के बावजूद भी भारत में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोग अच्छे से यूज करते हैं, कितने लोगों के पास नहीं करते हैं, ये आप देखते हैं। एक टॉपिक है भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति। भारत में देखिए वित्तीय समावेशन की स्थिति में अगर देखा जाए ना, तो आरबीआई क्या करता है, एक ना रिपोर्ट जारी करता है या एक तरफ से कहा जाए एक सूचकांक जारी करता है। वह देखता है कि भारत के कितने लोग आसानी से बैंकिंग सेवाओं को उपयोग कर रहे हैं या कितने लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारे पास डाटा है कि भारत में कितने लोग रहते हैं, और बैंकों के पास डाटा है कि कितने लोग बैंकिंग सुविधाओं को अच्छे से यूज करते हैं। इन दोनों डाटाओं को अंतर निकाल के सरकार या आरबीआई चेक करती है कि कितने लोग बैंकिंग सेवाओं के सेक्टर से जुड़े हैं, कितने लोग एक तरफ से कहा जाए नहीं जुड़े हैं। अब देखिए ये जो सूचकांक है, यह सूचकांक बताता है कि कितने परसेंट आबादी बैंकिंग सेवाएं या वित्तीय समावेशन के दायरे में आती है, कितने लोग नहीं आते हैं। ये दायरा जो है ना निरंतर हमारा बढ़ता जा रहा है। ये दायरा जो था, ये आपका 2017 में जो दायरा था, ये लगभग आपका 45% के आसपास था, ठीक ना। आपका एक तरफ से कहा जाए कि 2022 का जब ये हुआ तो ये 57 के आसपास, और अभी के डेट में ये 60% के आसपास थे। मतलब 100 में से 60 आदमी बैंकिंग सेवाओं का अच्छे से उपयोग कर रहा है, या कहीं ना कहीं बैंकिंग सेवाओं को थोड़ा थोड़ा उपयोग करने लायक विकसित हो गया है या कर रहा है। तो वित्तीय समावेशन के दायरे में अभी हम बहुत पीछे हैं। 100 में से अगर देखा जाए ना, आज भी अगर देखा जाए तो 40% जनता ना बैंकिंग सेवाओं में आई ही नहीं है, बैंकिंग सेवाओं से बाहर है। और 60% जो जनता बैंकिंग सेवाओं से है भी है ना, तो पूरी सुविधाएं यूज भी नहीं कर रहा है। कई लोगों का, आप ही लोगों में से देखा होगा कि आप लोगों में से कई लोगों का बहुत अकाउंट होगा, किसी का अकाउंट होगा 3-4, किसी का 4-5, और यूज कोई नहीं। कुछ पैसा आता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। बहुत से ऐसे अकाउंट ना जीरो पड़े हुए हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। सरकार ना खाता तो खुलवा रही है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं कर रही है कि व्यक्ति कमाए कहाँ से, व्यक्ति करे कहाँ। रोजगार, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है देश में, तो इन सब पे भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि खाता खुलवा देने से आप सोचोगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार आ जाए, तो ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति फिर खुद यह खाता खुलवा लेगा, आपको कोई खोलने की जरूरत नहीं है। जबकि आपको ये करना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में सुधार आए। व्यक्ति के जीवन में अगर सुधार आएगा तो ऑलरेडी खाता खुलवाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसे आ जाएंगे कि वो कम से कम रखने लायक रहेगा। तो आई होप ये समझे होंगे भारत की स्थिति। कुछ और रिपोर्ट देखते हैं कि कुछ और रिपोर्ट के तहत भारत में क्या बताया गया है कि भारत में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है या कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट या बैंकिंग सेक्टर नहीं है। एक है ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक ना। इसकी रिपोर्ट देखते हैं, ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट। यह रिपोर्ट 2017 में आई थी, जिसके रिपोर्ट के तहत, ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट 2017 के अनुसार इन्होंने बताया था कि भारत में 15 या 15 वर्ष के अधिक आयु के लगभग 83% पुरुष और 77% महिलाओं के पास बैंक खाता है, बाकी लोगों के पास बैंक खाता नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो 17% पुरुष और 23% महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं है। ये 2017 की रिपोर्ट है। आज अगर देखा जाए तो ये डाटा और भी एक तरफ से कहा जाए सुधार, मतलब एक तरफ से कम हो गया होगा, ठीक ना। एक अगर जो भी रिपोर्ट बता रहा है, मतलब नहीं सुधार में आया होगा। मतलब अगर अभी के डेट में देखा जाए तो हो सकता है कि 87% पुरुष और आपका क्या बोलते हैं 85 या 84% महिलाओं के पास बैंक अकाउंट होगा। तो यह रिपोर्ट बताता है कि लोगों के पास बैंक अकाउंट तो है, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सिर्फ बैंक अकाउंट होना ही वित्तीय समावेशन नहीं है। बैंकिंग सेवाओं या बैंकिंग सिद्धांतों का प्रयोग करना भी, या उसको अच्छे से करके अपने जीवन में सुधार
ये असल में वित्तीय समावेशन है। सिर्फ बैंक अकाउंट खोल देने से वित्तीय समावेशन नहीं आने का। एक और रिपोर्ट है आईएलओ के अनुसार, इन्होंने भारत में 81% लोगों को अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और ये असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं ना, ये लोगों को बैंकिंग सेक्टर से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं नकदी पर। देखिए असंगठित क्षेत्र क्या कहता है, असंगठित क्षेत्र जैसे मान लो दिहाड़ी मजदूर, दुकान ठेला लगाने वाले, या एक तरफ से कहा जाए कि छोटा मोटा जो काम धाप करने वाले, या किसी के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करने वाले, ये जितने भी होते हैं ये सब असंगठित मजदूर होते हैं या असंगठित काम करने वाले क्षेत्र होते हैं। ये लोग जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं ना, इनको बैंक वैंक से कोई लेना देना नहीं, ये बस काम करेंगे, तुरंत नकदी में अपना लेंगे और चले जाएंगे। दिहाड़ी मजदूर आपके यहाँ काम करने आएगा तो काम करने के बाद उसको 400 या 500 रुपए जितने में भी वो काम करने आया है, उसको शाम को उतना पैसा चाहिए। उसको इस तरीके का नाटक नहीं चाहिए कि आप चेक दो, उससे खाता लो, उसके बैंक अकाउंट में डाल देना, ऐसा कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब के सब लोग नकदी पर काम करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आईएलओ की रिपोर्ट बताती है कि भारत में वित्तीय समावेशन होने के बावजूद भी लोग ये लेन देन खुद से करते हैं, मतलब नकदी का लेन देन करते हैं। अगला एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भारत में लगभग 19 करोड़ वयस्क लोग, 19 करोड़ मतलब वयस्क लोग, या जो एक तरफ से कहा जाए जानकार लोग हैं, इन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि बैंकिंग सुविधाओं से क्या है, वंचित है। तो भारत में इन 4 रिपोर्ट या इन 4 सूचकांकों या इन 4 संकेतों के आधार पर आप लगा सकते हैं कि भारत में बैंकिंग सुविधाओं या बैंकिंग सुविधाओं का पहुंच या इसका विस्तार कितना है और कैसा है। तो ये था आपका क्या बोलते हैं कि टॉपिक, या इसी सेगमेंट का हिस्सा था कि भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति क्या है, कैसे है और कितना है। अगला सेगमेंट है, इसमें हम देखेंगे वित्तीय समावेशन के लाभ, महत्व और इसकी उपयोगिता क्यों है, क्यों सरकार इस पे ध्यान देती है, कौन कौन से एक तरफ से कहा जाए कि इसकी खासियत है जिस पे हर किसी को इस पे ध्यान देना चाहिए, हर देश की सरकार इस पे ध्यान देती है, ये सब चीज़ें, ठीक ना। इसके लाभ, महत्व, भूमिका, या देश की विकास में इसकी भूमिका क्या होगी, या किसी महिलाओं के विकास में इसकी भूमिका क्या होगी, गांव के विकास में इसकी भूमिका क्या होगी, ये सारे सेगमेंट यहाँ से एक तरफ से कहा जाए वो करने का वो कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ना अब यहाँ से, ठीक ना, पीसीएस और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको इस तरीके से देगा। बाकी का फैक्चुअल चीजें तो बस ये दिखेगा कि सरकार क्या कर रही है। अभी अगर देखा जाए तो ये चीजें पूछेगा कि वित्तीय समावेशन महत्व क्यों है, वित्तीय समावेशन पर सरकार क्यों इतना ध्यान दे रही है, या वित्तीय समावेशन क्यों लाना जरूरी है, या वित्तीय समावेशन महिलाओं के जीवन को कैसे ऊपर उठाएगा, वित्तीय समावेशन गांव के विकास को कैसे ऊपर लेकर जाएगा। ये चीजें आप एक तरफ से कहा जाए कि इसी सेगमेंट में वो करिएगा, ठीक। देखिए एक चीज है, पहला है वित्तीय समावेशन का अगर प्रमुख महत्व देखे ना तो समाज में निवेश की भावना को बढ़ावा देगा। निवेश की भावना हम बताए थे ना कि लोग अगर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगे, उसी पैसा को फिर किसी अन्य क्षेत्र में लगा के कोई और आय का जरिया क्या कर सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, जिससे उनकी घर की आमदनी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। इसको कहते हैं निवेश की भावना, ताकि उनका एक तरफ से कहा जाए कि जीवन में क्या आ जाएगी, आर्थिक समृद्धि आएगी। इसके पहले हम बताए हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक वृद्धि में क्या फर्क है। आर्थिक वृद्धि मतलब पैसा रुपया बढ़ेगा, जीवन स्तर वैसा का वैसा ही, जबकि आर्थिक समृद्धि के साथ क्या है, पैसा रुपया भी बढ़े और उनका जीवन स्तर भी सुधरे। जैसा जीवन जी रहे हैं उस जीवन में क्या है, सुधार है, थोड़ा सकारात्मक सुधार है, इसको कहते हैं आर्थिक समृद्धि, ठीक ना। इसके पहले की क्लास में भी हम आपको बताए थे कि जो 360 वाला सेल्फी स्टैंड होता है, उस सेल्फी स्टैंड को सोचिए अगर कोई परिवार खरीद के भाड़े पर चलाने लगे तो उस परिवार को भी थोड़ा सा आय का एक जरिया मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी भावनाएं क्या कहती हैं कि आप पैसा बचाइए, किसी अन्य क्षेत्र में निवेश कीजिए और थोड़ा सा और कमाने का क्या कर दीजिए, एक रास्ता बताया कीजिए। इसको कहते हैं समाज में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और जिससे आर्थिक समृद्धि आएगी। अगला, बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। बचत को प्रोत्साहन, अगर हम सबको वित्तीय समावेशन दे दें, ठीक ना, हर किसी का बैंक अकाउंट हो, हर कोई बैंकिंग सेवाओं का अच्छे से उपयोग करे, तो बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। बचत को प्रोत्साहन मतलब पैसा थोड़ा थोड़ा व्यक्ति बचाना स्टार्ट कर देगा। ऐसे नकदी व्यक्ति इस काम करता है ना तो पूरा खर्च कर देता है, जब भी पैसा देखेगा उसी वक्त लगेगा ये खरीद लें, ऐसा कर लें, ठीक ना। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप जेब में अगर आप दबा के पैसा लेकर घूम रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे कि कुछ ऐसा चीज भी खरीद लेंगे जो आपकी जरूरत नहीं है। एक ना इस यहाँ पे हम ये बताते हैं, एक ना मेरी फ्रेंड है, इस समय थोड़ा सा कमाना स्टार्ट कर दी है, तो उसके पास जब भी पैसा रहेगा किसी भी मॉल में जाएगी ना तो ऐसा ऐसा सामान खरीद लेगी जिसका कभी उपयोग ही ना की हो।
ठीक ना, इस तरीके का। और इसके पहले का ना हर एक छोटी छोटी चीज लेने में वो कतराती थी कि पैसे नहीं है या वो चीज है। आज थोड़ा कमाने क्या लगी तो ऐसे ऐसे सामान भी खरीद लेती है जिस चीज का उपयोग नहीं है, कभी उपयोग ना की हो। तो ये चीजें होता है वित्तीय समावेशन ना। वित्तीय समावेशन आपको बचत को भी प्रोत्साहन करेगा। आप पैसा थोड़ा थोड़ा क्या करोगे, बचाओगे, वो करोगे। अगला है भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएगा और क्या बोलते हैं, निरंकित वो करेगा। हम आपको बताए थे इसके पहले कि अगर सब चीज लेन देन बैंकिंग सेक्टर से होने लगे तो भ्रष्टाचार कहीं होगा ही नहीं, ठीक ना। कैशलेस जो इकोनॉमी जिसको कहते हैं कि नकदी का लेन देन होना ही नहीं है, हर जगह आपका क्या चले, आपका चेक चले, हर जगह आपका फोन पे पेटीएम चले। इस तरीके से अगर पूरी व्यवस्था चलने लगेगी ना तो भ्रष्टाचार या रिश्वत ये चीजें होगा ही नहीं है। आप किसी को जैसे एग्जांपल के लिए कुछ काम करवाने के लिए किसी व्यक्ति को जैसे काम करवाने के लिए आपने किसी से किया कि ये काम कर दीजिए, इसका बदले आपको हम 10,000 दे रहे हैं या 20,000 दे रहे हैं, या सामने वाला मांग कर रहा है कि ये काम करने का हम आपसे 10,000 लेंगे, तो उस व्यक्ति को अगर आप चेक में पैसा देंगे, उस व्यक्ति को आप फोन पे पैसा देंगे, कभी नहीं लेगा, ठीक ना। क्योंकि इससे पैसा लेने पर वो क्या हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा या वो एक तरफ से कहा जाए कि अर्थव्यवस्था के उसमें आ जाएगा। तो ये चीजें आती हैं। अगर वित्तीय समावेशन आगे बढ़ेगा ना तो भ्रष्टाचार और इन सब पे निरंकुश लगेगा, कमी आएगी। आप इसके पहले भी बताए थे ना कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोला था कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 16 पैसा ही पहुंचता है। ये चीजें हम पहले बताए थे ना। तो ये कब, जब पहले बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था। आप बैंकिंग सेक्टर का ज्यादा यूज करेंगे ना तो भ्रष्टाचार बहुत कम होगा। तो ये वित्तीय समावेशन का एक और लाभ है। अगला है काला धन और जाली नोट में कमी। एक वही बात है, काला धन और जाली नोट में कमी। अगर पूरी व्यवस्था बैंकिंग सेक्टर पे आ जाएगी ना तो कोई भी व्यक्ति खाली पैसा कैश लेकर घूम ही नहीं पाएगा। आपको पता है कि जाली नोट की कितनी बड़ी समस्या है। कई ऐसे नोट होते हैं जो आसानी से व्यक्ति उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। सिर्फ आपका क्या बोलते हैं कि जो बैंक की मशीन होती है, सिर्फ बैंक की मशीन पकड़ पाती है, इंसान पकड़ ही नहीं पाता। अगर हम बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर सिर्फ चेक से लेन देन करें, फोन पे से या पेटीएम से लेन देन करें, तो हमें कभी नोट लेकर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फर्जी नोट या जाली नोटों की समस्या ही नहीं होगी। और इसी तरह इसी में आता है काला धन। काला धन ऐसा होता है कि मतलब पैसा को छुपा के रखना। अगर पूरा पैसा बैंक सेक्टर से काम करे ना तो कोई व्यक्ति पैसा छुपा के ही नहीं रख सक पाएगा। तो इस पे भी क्या आएगा, कमी आएगी। अगला है सरकार को कर वसूली में वृद्धि होगी, जिससे सरकार की पूंजीगत आय में वृद्धि होगी। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आपको पता है कि सरकार की 2 आय होती है, एक होती है राजस्व आय, एक होती है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय सिंपल समझिए, बैंकों में जो रखा हुआ पैसा होता है जिसको सरकार यूज कर लेती है, उसको कहते हैं पूंजीगत आय। अगर सब कोई बैंक में पैसा रखेगा, सब कोई बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करेगा तो ऑलरेडी हमारे बैंकों की क्षमता बढ़ेगी और सरकार उस चीज को यूज करके अपने काम के लिए यूज करेगी। प्लस एक चीज और, अगर पूरा बैंकिंग सेक्टर से काम होने लगेगा, भ्रष्टाचार कम होने लगेगा, तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। लोग जो टैक्स बचाकर पैसा वो करते हैं वही तो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। तो भ्रष्टाचार कम होगा तो सरकार को क्या मिलेगा, कर ज्यादा मिलेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा, सरकार की आय बढ़ेगी। सरकार की जब आय बढ़ेगी तो आपके लिए अच्छा काम करेगी, कई कई योजनाएं लाएगी, कई कई एक तरफ से पुल और रेलवे बनेंगे। ये सब क्या है, ये सब फायदे हैं। गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगा, ठीक ना। देखिए, वित्तीय समावेशन कहीं ना कहीं समाज में गरीबी को कम करेगा। जैसे आपको बताया ना कि वित्तीय समावेशन भ्रष्टाचार को कम करेगा, काला धन को बढ़ाएगा, काला धन को कम करेगा, सरकार की आमदनी को बढ़ाएगा। तो ये अगर सरकार की आमदनी बढ़ेगी तो सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, सरकार बेरोजगारों के लिए काम करेगी, सरकार पीड़ित लोगों के लिए काम करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, गरीबी उन्मूलन होगा। एक और इसमें टॉपिक छूट गया है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी क्या कहती है, नकदी में काम न करना, उसको विदाउट कैश काम करना। जैसे फोन पे से काम करना, जैसे आपका क्या बोलते हैं चेक से काम करना। बड़ा से बड़ा अगर कुछ भी लेन देन करना हो, चेक काट दीजिए, चेक से, मतलब कोई नकदी लेकर ना घूमे। इसको कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी। विदाउट कैश के पूरे काम धाम करना कैशलेस इकोनॉमी होगी। अगर वित्तीय समावेशन हमारा एकदम सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो समाज में कैशलेस इकोनॉमी का एक प्रचलन होगा। कैशलेस इकोनॉमी से काला धन, भ्रष्टाचार और आपका क्या बोलते हैं
जाली नोट, ये बहुत सी समस्याओं का क्या होता है, निजात मिलता है। अगला है समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। समावेशी विकास से मतलब है सरकार के पास डाटा होगा कि किस व्यक्ति के पास पैसा है, किस व्यक्ति के पास नहीं है, कौन सा व्यक्ति कितना अमीर है, कितना गरीब है। ऐसे में सरकार बखूबी रूप से उन पीड़ित लोगों पे ज्यादा ध्यान देगी जिनके पास एक तरफ से काजे हो। तो सरकार को डाटा मिलेगा, सरकार उन पीड़ित लोगों पे भी ध्यान देगी। तो इसको कहते हैं समावेशी विकास, हर क्षेत्र में विकास, सबका विकास, ठीक ना। ये चीजें, बैंकों की क्षमता में वृद्धि होगी। आपको पता है कि हर कोई बैंक में खाता खुलवा के पैसा तकिया में ना रखे, कहां रखेगा, बैंकों में रखेगा। तो बैंकों की क्षमता वृद्धि होगी। बैंक अगर क्षमता में वृद्धि होगी तो बैंक लोन देते हैं, लोन में वृद्धि होगी तो लोगों का रोजगार बढ़ता है, लोगों का घर एक तरफ जीवन स्तर सुधरता है। तो ये सब चीजें होगी। देश के आर्थिक विकास और जीडीपी में क्या देगा, बढ़ावा देगा। अगर वित्तीय समावेशन हम सशक्त कर दिए, अच्छा कर दिए, तो देश में आर्थिक गतिविधियां चलने लगेगी, ठीक ना। देश में जो एक तरफ से कहा जाए कि रोजगार, फैक्ट्री लगना, नया नया काम करना, ये सब चीज क्या है, आगे बढ़ने लगेगा। और ये सब चीज कहीं ना कहीं देश की तरक्की और देश की जीडीपी को बढ़ाएगा, देश की आमदनी को बढ़ाएगा और हमारे देश को एक विकासशील से विकसित देश के श्रेणी में जाके क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो ये वित्तीय समावेशन इतना महत्व है या इतना जरूरी है, ठीक ना। इसमें ही जो जो टॉपिक आए कि वित्तीय समावेशन महिलाओं को आगे बढ़ाने में क्या करेगा, ठीक, वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास को क्या बढ़ावा देगा। तो ये सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं कि महिलाओं को बचत का वो देगा, महिलाओं को नया बिजनेस स्थापित करने में प्रोत्साहित करेगा, महिलाओं को बीमा सेक्टर या बीमा क्षेत्र से जोड़ेगा। ये सब चीजें आप इसमें छांट छांट के, या आपने एक तरफ से कहा जाए कि हमारे इस लेक्चर के आधार पर आप महिलाओं का अलग सेगमेंट, ग्रामीण विकास का अलग सेगमेंट, किसानों को क्या बढ़ाई देगा इसका सेगमेंट, एक मजदूर जीवन में क्या सुधार लाएगा इसका सेगमेंट, सब चीजें आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो इतना जरूरी है वित्तीय समावेशन हमारे एक तरफ से कहा जाए कि हमारे देश के लिए और किसी भी एक तरफ से कहा जाए समाज के लिए। अगला देखते हैं कि वित्तीय समावेशन की में बाधाएं क्या हैं। बाधाओं में इससे मतलब है कि देखिए इतना ही इंपॉर्टेंट होने के बाद भी या इतना इसकी महत्वता होने के बाद भी हम वित्तीय समावेशन अच्छे से पा नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या चुनौतियां हैं, ठीक ना, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्ति नहीं या हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें देखते हैं। तो इसके समक्ष बाधाएं हैं। देखिए सबसे पहला बाधा है तकनीकी अवरोध। तकनीकी अवरोध मतलब हमारे पास इतना सिक्योर तकनीकी अवरोध नहीं है जो लोगों को एक तरफ से कहा जाए कि बैंकिंग सेक्टर या बैंक पे अच्छे से विश्वास कर दे। आज जो साइबर अपराध धीरे धीरे बढ़ रहा है, साइबर अपराध मतलब आपको कोई कॉल करेगा, बोलेगा कि आपका एटीएम काम नहीं कर रहा है, थोड़ा ओटीपी दे दीजिए, या बोलेगा कि इस लिंक पे टच कर दो, आपका वो काम हो जाएगा या आपको गाड़ी मिल जाएगी। इस तरीके से झांसा देके जो आपका बैंक अकाउंट खाली करवा देते हैं या अन्य कुछ चीजें वो करते हैं, इनको सब कहते हैं साइबर अपराध। साइबर अपराध जो बैंक का आपका पैसा छीनने के लिए होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास को ब्रेक करता है या विश्वास को गिराता है बैंक का उपयोग या बैंक के सेक्टर पे। तो ये चीजें भी एक बहुत बड़ी बाधा है हमारे एक तरफ से कहा जाए वित्तीय समावेशन में। अगला है जन जागरूकता का अभाव, ठीक ना। जन जागरूकता का अभाव का मतलब है आप खुद ही सोचिए कि यह वीडियो आप देख रहे हैं, पिछले जो इसके पहले का जो वीडियो था वो वीडियो और आज का वीडियो, ये देखने के बाद मतलब इतना देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि वित्तीय समावेशन क्यों जरूरी है और वित्तीय समावेशन क्या है इतना। लेकिन आम लोग हैं जो दूर दराज के लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली है या जो शिक्षा से नहीं जुड़े हैं, ऐसे लोगों को जागरूक करना, ऐसे लोगों को बताना। आप ही लोग ये जो वीडियो पढ़ के अगर आप अपने घर में बताएंगे बैंकिंग सुविधाओं के बारे में या निवेश के बारे में या बचत के बारे में, हो सकता है आपको इतना लाइकली ना ले, हो सकता है आपको अच्छे से एक तरफ से आने। तो समाज ना एक बहुत बड़ा एक तरफ से कहा आज भी जन जागरूकता के क्षेत्र में ना बहुत पिछड़े हुए हैं। तो समाज में एक जन जागरूकता का अभाव है जो वित्तीय समावेशन के महत्व को अच्छे से नहीं जानता। अगला है वित्तीय साक्षरता की कमी। वित्तीय साक्षरता की कमी मतलब लोगों को अपने पैसे के बारे में पता नहीं है कि पैसा कैसे यूज किया जाए, कहां खर्च किया जाए, इतना अगर पैसा है तो इसको किस क्षेत्र में लगाया जाए, इसको कहते हैं वित्तीय साक्षरता की कमी। डिजिटल डिवाइड, इसमें इसी में एक टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइस नहीं, डिवाइड है ये, ठीक ना, डिवाइड। डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि किसी एक वर्ग के पास तो डिजिटल सुविधाएं हैं, किसी एक वर्ग के पास नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए पुरुषों के पास तो डिजिटल सुविधाएं हैं लेकिन महिलाओं के पास नहीं है।
शहरी में सभी लोगों के पास डिजिटल चीजें हैं, डिजिटल सुविधाएं हैं, ग्रामीण लोगों के पास नहीं है। इसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड भी कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों में क्या है, अवरोध पैदा करता है। अगला है वित्तीय साक्षरता की समस्या, ये बता दिए हैं। बैंकों की कठोर नियमावलियां, ठीक है ना। बैंकों की कठोर नियमावलियां मतलब बैंकों में ऐसा ऐसा शब्दावलियां होता है, कभी आप बैंक का फॉर्म भर के देखिएगा, ऐसा ऐसा नाम दिखेगा, ऐसा ऐसा वो करेगा और लिखवाएगा बस थोड़ा मोड़ा ही, लेकिन ऐसा हो रहेगा कि आदमी अच्छा अच्छा खासा डर जाता है कि इसमें लिखना क्या है, भरना क्या है। तो इतना कठोर नियम करने की क्या जरूरत है, एक सिंपल फॉर्म भी तो लिखवा के फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक ना। और प्लस बैंकों का जो बिहेवियर है, बैंकों के अधिकारियों का जो बिहेवियर है, ये भी कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन में क्या है, रोड़ा या बाधा पैदा करता है। आप किसी भी बैंक में जाइए, कभी भी अच्छे से बात नहीं करते, ठीक ना। और कहीं ना कहीं जो भी अगर मेरा वीडियो भी देख रहा है या कोई बैंकिंग अधिकारी देख रहा है ना, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो करें। आप खुद सोचें कि कोई गांव से दूर दराज से व्यक्ति 50 प्रकार की उसके जीवन में समस्याएं हैं, टेंशन है, चल रहा है, उस टेंशन को थोड़ा सा किनारे करके आपके यहाँ आया है कुछ काम करवाने। कोई व्यक्ति अपने दिन का काम छोड़कर आया है, कोई व्यक्ति अपने बच्चों को कहीं छोड़कर आया है, कोई व्यक्ति अपना एक तरफ से अन्य समस्याएं छोड़कर आया है आपसे काम करवाने, और आप उससे बकायदा बोल देते हो कल आना, ठीक ना, लंच टाइम है, या सर्वर नहीं चल रहा है, या ये चीज नहीं है तुम्हारे में इसलिए नहीं होगा, ठीक ना। कौन से मुंह से ऐसे किसी को बोल देते हो, या किस तरीके से बोल देते हो। आराम से भी बोला जा सकता है कुछ चीजें। तो बैंकों का बिहेवियर बहुत ही खराब है, ठीक ना। और इसी एसबीआई और ईबीआई नहीं है, सभी बैंक इसी कैटेगरी में आते हैं। अमीर लोगों को तो बड़ा एक तरफ से चाय पानी और कॉफी सब चीजें पूछ देंगे, पर गरीब लोगों से ऐसा बिहेवियर करेंगे कि जैसा वो उनका एक तरफ से कहा जाए कि ग्राहक ही नहीं है या जो चीज भी नहीं है। तो बैंकों का बिहेवियर या बैंक अधिकारियों का बिहेवियर भी ना वित्तीय समावेशन के राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, ठीक। इनको भी एक तरफ से कहा जाए कि थोड़ा सा समझना होगा। एक बहुत से एक टॉपिक है इथिक्स, एक तरफ से कहा जाए नैतिकता का पार्ट, मतलब सामने वाले लोगों से कैसा बिहेव, कैसे बात किया जाए, ठीक ना। किसी व्यक्ति को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, बैंकिंग अधिकारियों को तो जरूर ही पढ़ाना चाहिए। नैतिकता का पार्ट ना बैंकिंग अधिकारियों जो भी है ना, इन व्यक्तियों को तो जरूर ही पढ़ाना चाहिए, इनके सिलेबस में ही डाल देना चाहिए कि आप नैतिकता का पार्ट पढ़ें। आप में लहजा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करना है और उनका कैसे सम्मान करना है, ठीक ना। तो सॉरी अगर एक तरफ से कहा जाए कि थोड़ा हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने काफी झेला है बैंकिंग एक वेब पे, इसलिए एक भड़ास के तौर पर कह सकते हो कि ऐसा हो रहा है। और हर कोई झेला है, आप खुद भी झेले होंगे बैंकिंग अधिकारियों का बिहेवियर कैसा होता है। तो ये भी एक ना क्या कहते हैं, वित्तीय समावेशन की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल, लैंगिक अंतराल का मतलब एक वर्ग को आगे जाने का मौका है, एक वर्ग को पीछे है। मतलब पुरुषों को तो अच्छा खासा मौका मिल जा रहा है, महिलाओं को उतना ज्यादा सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, या महिलाएं उतना ज्यादा इसमें दिलचस्पी ही नहीं ले रही हैं। तो ये भी एक रोड़ा है वित्तीय समावेशन में। सहायक संरचना विकास की कमी, सहायक संरचना मतलब हमारे यहाँ बैंक सुविधाएं उतनी नहीं है, हमारे यहाँ एटीएम ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ एक तरफ से कहा जाए दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, नेटवर्क का वो है, सर्वर बार बार डाउन हो जा रहा है, या सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, या ऐसी मशीनें नहीं है जो जाली नोट को अच्छे से एक तरफ से कहा जाए वो कर पाए। तो ये जो सुविधाएं हैं या ये जो एक चीजें हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन की राह में रोड़ा है। अगला है सरकारी तंत्र का उदासीनता। सरकारी तंत्र का उदासीनता मतलब सरकार भी इसमें अच्छे से बहुत ज्यादा लग के काम नहीं कर रही है, या जो भी अधिकारी हैं या एक तरफ से बैंक अधिकारी हो गए या आसपास का जिला प्रशासन हो गया, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें काम नहीं करते। ये भी ऐसी चल रहे हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये सारी बाधाएं हैं कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन के राह में, जो वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ने में या कहीं ना कहीं एक तरफ से कहा वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्ति करने में रोड़ा या बाधाएं खड़ा कर रही हैं। अगर इन बाधाओं का वो समाधान पूछें, अगर आपसे समाधान पूछे कि भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये जितनी भी बाधाएं बताई गई हैं, इन्हीं बाधाओं को अगर हम सही कर दें तो वित्तीय समावेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक ना। जैसे तकनीकी अवरोध है तो तकनीक को एकदम सिक्योर करो, साइबर अपराध को कम करो, जन जागरूकता कम है तो जन जागरूकता को बढ़ाओ, ठीक ना। वित्तीय साक्षरता बढ़ाओ, बैंकों की जितनी भी कठोर नियमावली हैं इन नियमावली को क्या करो, सरल करो,
बैंकों के अधिकारियों का बिहेवियर, इनको सरल करो, इनको बताओ, समझाओ, इस तरीके का। ठीक, वित्तीय समावेशन में जो लैंगिक अंतराल है, मतलब महिलाएं पिछड़ गई हैं या पुरुष आगे बढ़ गया है या शहरी आगे बढ़ गया है, ग्रामीण पिछड़ गया है, ये जो भी अंतर आ रहा है, क्षेत्रीय क्या बोलते हैं भिन्नताएं आ रही हैं, इनको बढ़ावा दिया जाए, इनको पाटने का काम किया जाए, जो भी अंतर आ रहा है इसको कम करने का प्रयास किया जाए। सहायक तंत्र को विकसित करो, जितना भी बैंक के क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र लगता है, जो भी चीजें जरूरत होती है, इनको क्या करो, इनको विकसित करो, आगे करो। और प्लस अलग है, सरकार भी इन पे जम के काम करे, सरकार भी इस क्षेत्र में काम करे। तो ये सभी चीज इसमें क्या आ जाएंगी, आपके सुझाव आ जाएंगे जो वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने या वित्तीय समावेशन को सशक्त करने में क्या हो जाएंगे, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो ये था एक तरफ से कहा जाए वित्तीय समावेशन का टॉपिक। वित्तीय समावेशन का टॉपिक, ये पहला वीडियो और आज का वीडियो, ये दोनों मिला के एक तरफ से कहा जाए खत्म होता है। ठीक, थोड़ा सा माफी चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट चूंकि एक छोटे से वीडियो को थर्ड पार्ट में नहीं डाला जा सकता था, इसको सेकेंड पार्ट में डालने का प्रयास था, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये था, निष्कर्ष यही है कि वित्तीय समावेशन बहुत जरूरी है। वित्तीय समावेशन पे ही हम क्या कर सकते हैं, एक विकसित भारत का क्या कर सकते हैं, आधार तैयार कर सकते हैं। ये है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन होता क्या है, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य क्या हैं, वित्तीय समावेशन के हेतु सरकार की क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, वित्तीय समावेशन का लाभ क्या है, वित्तीय समावेशन क्यों जरूरी है, वित्तीय समावेशन के राह में कौन कौन सी चुनौतियां हैं या कौन कौन सी बाधाएं हैं, या वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने या सशक्त करने के लिए क्या क्या और किया जाना चाहिए, ये सारा सेगमेंट हमने ये दो क्या बोलते हैं वीडियो में कवर किया है। अगला कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे इसी लेक्चर पर आधारित हैं, जो लेक्चर अभी हम लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो है और ये वाला वीडियो है, इन दोनों वीडियो को ध्यान में रखकर जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है, इस टॉपिक आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन क्या है, ठीक ना, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको 1 या 2 लाइन में लिखना है, ठीक ना। आपके रफ में जो भी लाइन होता है, उस लाइन के हिसाब से मुश्किल से ले लीजिए 3 लाइन। 3 लाइन में आपको ये लिखना है, वित्तीय समावेशन क्या है और वित्तीय साक्षरता क्या है, इसको लिखिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। और इसको ना आप रफ के 1 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा, वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों है, ठीक ना। ये लेक्चर आधारित ही क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, अगर आप लेक्चर ध्यान से देखे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला है, वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों है, और प्लस वित्तीय समावेशन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, क्या उद्देश्य लेकर आया है वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और वित्तीय समावेशन की आवश्यकता क्यों है। अगला एक और क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा दीर्घकालिक है। दीर्घकालिक क्वेश्चन एक तरफ से कहा जाए कि आपको कम से कम रफ के 2 या 2.5 पेज में लिखना है, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखिएगा। ये क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं, वित्तीय समावेशन देश के आर्थिक विकास का एक मजबूत आधार या स्तंभ है, इस पूरे कथन की क्या कीजना है, विश्लेषण करना है, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। और एक और क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हुए इसको बेहतर करने हेतु उपाय सुझाएं। तो इस लेक्चर पर आधारित कुल मिला के लगभग 2 उधर 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप लिखकर आपके क्या बोलते हैं, हमारे फेसबुक पेज बच्चन आईएएस के कमेंट बॉक्स में वहां पे छोड़ सकते हैं, और नहीं तो हमारे लोग का व्हाट्सएप क्या बोलते हैं नंबर है, उस नंबर पे आप भेज सकते हैं, जहां पे आपको उपयुक्त सुझाव या वो मिल जाएगा कि आपका प्रयास या सराहा कैसा रहा। बाकी जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको तो लिखना कंपलसरी है, वो बाकायदा लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कराएं, यही क्वेश्चन को सारे कराएं। तो ये जो टॉपिक जो आपको क्लास में पढ़ाना था, ये टॉपिक हम लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ाया है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा गर्मी के कारण क्लासेस बंद हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, और गर्मी वर्मी काफ़ी वो है, आसपास जो जीव जंतु हैं उनके बारे में भी सोचिएगा, और ये सब है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, और धन्यवाद। फिर कभी मिलते हैं, क्या कहते हैं कि नेक्स्ट किसी टॉपिक में फिर स्टार्ट होगा हमारा कोई नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।